नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर पहला लिखा हुआ है, यदि ए क्यूब बी बराबर ए बी सी बराबर 180 हो और ए बी सी धनात्मक पूर्णांक हो तो सी का मान क्या होगा। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, ए क्यूब बी और ए बी सी दोनों आपस में बराबर हैं 180 के, और ए बी सी बोल दिया गया धनात्मक पूर्णांक है, तो सी का मान क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, इस टाइप के सवालों को आपको कैसे लगाना है। सबसे पहले देखिए, ए क्यूब बी और ए बी सी आपस में बराबर दिया हुआ है, ए क्यूब बी और बराबर ए बी सी दिया हुआ है। अब आप कहेंगे यहाँ से बी से बी कैंसिल हो जाएगा, और एक ए से यहाँ पर यानी ए स्क्वायर, यानी हम ये कह सकते हैं ए स्क्वायर बराबर दोस्तों सी आएगा। ठीक है ना। अगर हम ए की वैल्यू निकालें इसी में, तो ए बराबर आएगा रूट सी, ए बराबर रूट सी। अब यहाँ पर देखिए, दिए गए ऑप्शन में पूछा गया सी का मान क्या होगा, लेकिन जो भी मान ए का होगा इससे यही पता चलता है कि जो भी ए का मान होगा वो सी का क्या लेना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा, है ना। तो देखिए, रूट इसका तो निकलेगा नहीं, ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। ये तो ऑप्शन ये हो सकता है, ये तो ये, ठीक है ना। चलो यहाँ पर सबसे बड़ी बात, यहाँ पर ये भी दिया है ए क्यूब बी बराबर दिया है ना ए बी सी, यानी ए का हम ऐसा क्या मान लें उसका क्यूब करें और बी। तो चलो हम ऑप्शन नंबर दूसरे चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं अगर सी की वैल्यू अगर 1 है, अगर सी की वैल्यू 1 है तो ए की वैल्यू भी कितनी होगी दोस्तों, 1 होगी, क्योंकि इसका रूट 1 का रूट लेंगे तो 1 ही आएगा। यानी ए की वैल्यू हमको पता चल गई 1 है। अब यहाँ पर देखिए, ए की वैल्यू पता चल गई सी की। अब यहाँ पर बी कितना रहा होगा, तो बी आपका रहा होगा, मान लेते हैं 180 रहा होगा। कितना रहा होगा, 180। अगर तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 180 आ भी रहा है। अगर यहाँ पर ए क्यूब बी करेंगे, ए क्यूब बी यानी 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब बी का वैल्यू 180 दिया है, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका 180 आएगा। इसका मतलब दोस्तों यही वाला ऑप्शन आपका सेटिस्फाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना था। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आपको बताना है, ये आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं भिन्न के, ठीक है ना, बढ़ते क्रम में दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप के सवालों को आपको कैसे लगाना है, बहुत आसान होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो, 5 दूनी 10, इधर 10 आएगा और इधर कितना आ रहा है, 3 त्रिको 9। हमें पता है 10 बड़ा होता है, यानी ये ऐसे होना चाहिए। इस तरीके से ये वाला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। ऐसे इसको चेक कर लीजिए, 3 त्रिको 9, अब 5 दूनी 10, 10 इधर ज़्यादा आ रहा है यानी बड़ा है। अब इन दोनों में चेक कर लो, 15 दूनी 30 और यहाँ पर 11 त्रिका 33, यानी ये भी आपका सही है। तो इस तरीके से दोस्तों आपने देखा कि ये वाला आपको बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी 3/5 इज ग्रेटर देन 2/3 इज ग्रेटर देन 11/15, यानी यही वाला आपका सही है। बाकी किसी का आपको मतलब आपका सेटिस्फाइड होगा ही नहीं। 11×5 = 55 होता है, अब 15 3 का 15, ये देखो ये वाला बड़ा आ रहा है जबकि बता रहा छोटा है, तो इस तरीके से ये भी गलत हो जाएगा। इस तरीके से आप तेजी से चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस टाइप के सवाल आते हैं परीक्षाओं में, तो ऐसे भी प्रश्नों को आपको प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, ज्ञात है कि 4096 यानी अंडर रूट इसकी वैल्यू बता दिया 64 के बराबर है। तो पूछा गया है अंडर रूट 4096 अब प्लस 40.96 अब प्लस ये 0.004096 का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल सवाल होता है। इसकी वैल्यू इन्होंने दे रखा है, यानी इसकी जो वैल्यू होगी 40 होगी, सॉरी 64 होगी, पहले ही क्वेश्चन में बोल रखा है। इसकी वैल्यू कितनी है, 64 है, ये क्वेश्चन में दिया है ना, इसके बराबर दिया है 64, यानी इसी की वैल्यू कितनी होगी, 64 होगी प्लस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ 40.96 लिखा हुआ है। अब दशमलव देखिए 2 अंक के बाद लगा हुआ है, इसका वर्गमूल तो वैसे जानते ही है 64 है। दशमलव 2 अंक के बाद लगा होगा तो उसका आधा कर देंगे, नहीं 2 का आधा कितना होता है, 1 डिजिट, यानी यहाँ पर लगा देंगे 6.4। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी इसका वर्गमूल तो 64 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर दशमलव की बात हो रही है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद लगा हुआ है, तो हम लगाएंगे 3 डिजिट के बाद, यानी 064 आ जाएगा। बस आप इनको जोड़ लीजिए, 64 6 कितना होता है, 70, यानी 70.464 इसका राइट आंसर आ जाएगा। जोड़ लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, एक कमरे में कुछ लड़के तथा लड़कियां हैं, लड़कियों की संख्या का वर्ग लड़कों की संख्या के वर्ग से 30 कम है। यदि 3 लड़कियां और आ जाती हैं तो लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाती है। तो कमरे में लड़के तथा लड़कियों की कुल संख्या हमको बताना है। देखिए कैसे लगाएंगे, सिंपल सवाल है। तो सबसे पहले दोस्तों हम मान लेते हैं इधर बॉयज हैं, इधर क्या है, गर्ल्स हैं। हमने मान लीजिए अब बॉयज की संख्या x है, गर्ल्स की संख्या कितनी y है। प्रश्न में जैसे बोलेगा ना वैसे आपको करना है।
लड़कियों की संख्या का वर्ग है लड़कों की संख्या के वर्ग से, यानी लड़कियों की संख्या का वर्ग यानी y है, लड़कियों की संख्या का वर्ग जो है लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या के वर्ग, लड़कों की संख्या के वर्ग से 30 कम है। बस इतना आपको कर लेना है। अब हम क्या करते हैं, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाई को इधर ले आते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 30 को इधर भेज देंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 30। ये आपका आ गया, ठीक है। अब दोस्तों इसको हम ये भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई बराबर कितना आपका आ गया, 30 आ गया। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ यदि 3 लड़कियां और आ जाती हैं, यानी लड़कियों की संख्या हमने वाई माना है। अब दोस्तों 3 लड़कियां अगर और आ गई, 3 लड़कियां अगर और आ जाती हैं तो लड़के जो होते हैं लड़कियों की संख्या के बराबर हो जाते हैं, यानी लड़के जो हैं लड़कियों की संख्या के बराबर हो गए। यानी इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई, वाई को इधर ले आएंगे, एक्स माइनस वाई बराबर 3, यानी इसकी जगह हम 3 रख देंगे तो एक्स प्लस वाई बराबर आपका कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर 10 आ जाएगा। तो इस प्रश्न में बोला गया था लड़के तथा लड़कियों की संख्या का योग कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूछा गया है किसी संख्या के घनमूल का आधा किसके बराबर होगा। तो देखिए यहां पर घनमूल के आधा, यानी ये आपको बताना है इनका घनमूल निकालेंगे तो ये आधा आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले देखो यहाँ दशमलव कितने डिजिट के बाद लगा हुआ है, 3 डिजिट के बाद लगा हुआ है। जब भी घनमूल लिया जाता है 3 3 के जोड़े बनाए जाते हैं, हमने कई बार बताया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 3 है ना, तो 3 3 9, यानी एक डिजिट में होता है 3, 3 3 9, यानी 9 डिजिट के बाद लगा होना चाहिए। देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना, देखो 3 3 3 6, 3 3 6 और 3 3 9। ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ये नहीं है, 10 हो रहे हैं। इसको देखो 3 और यहाँ पर 3 3 6 3 3 9, ठीक है ना, ये वाला हो रहा है, ठीक है ना, यही वाला हो रहा है। तो अब देखो 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, आएगा आपका 64 का घनमूल निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा दोस्तों, 4। अब देखिए 3 3 के जोड़े बनते हैं, 6 अंक के बाद लगा हुआ है ना, तो यानी यहाँ पर दशमलव लग जाएगा हमारा 3 अंक के बाद। अब इसी का आधा बोला, जब आधा आप करेंगे तो 0.002 इसका आ जाएगा, जो कि यही क्वेश्चन में दिया हुआ था किसके बराबर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको बताना था। 56 से कम एक धनात्मक संख्या के वर्गमूल का मान इनमें से किसके बीच होगा। तो देखिए 256 से कम एक धनात्मक संख्या के वर्गमूल का मान, तो पहले 256 का वर्गमूल निकाल लो, कितना आएगा, 16 होता है, यानी प्लस माइनस 16 लिख देंगे। और बोला इससे कम है तो किनके बीच मान होगा, तो -16 से लेकर 16 के बीच इसका मान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सवाल देखते हैं, लिखा हुआ है उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिससे 7840 गुणा करने पर परिणाम जो है पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। यानी यहाँ पर हमें पूर्ण घन प्राप्त होना है तो सबसे पहले इसके हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए 7840 के। पहले इसको 2 से काटिए, 2 तिरका 6, 2 9 18, 2 दूनी 4, 0। फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 नहीं 18, 2 छक्का 12, 0। फिर 2 से काटिए, 2 9 18, 2 अट्ठे 16, 0। 2 से काटिए, 2 चौको 8, 2 नहीं 18, 0। फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। अब इसको काटिए 5 से, 5 से कट जाएगा, 5 चौको 20, 5 9 45। फिर 7 से काटिए, 7 सत्ते 49 और फिर 7 एकम 7। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एक जोड़ा तो इनका 2 का बन रहा है, यहाँ पर देखिए 1 2 कम पड़ रहा है। पूर्ण घन बनाने के लिए 3 3 नंबर का जोड़ा बनता है, 1 2 यहाँ चाहिए, 2 5 यहाँ पे चाहिए होगा, एक ही 5 आया है ना, 2 5, और 7 के 2 आए हैं तो एक 7 भी चाहिए होगा। बस इन्हीं को आप गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 10, 10 पच्चे 50, 50 गुणे 7 करेंगे तो आपका 350 आएगा। तो पूछा क्या गया है, वो संख्या के अंकों का योग पूछा है, इनके अंकों का योग कर लीजिए, 3 5 0 जोड़ेंगे तो आपका 8 आएगा, यानी संख्या 350 होगी, अंकों का योग 8 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने आपके नंबर कम पड़ेंगे पूर्ण घर बनाने में उतने ही आप नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वही आपकी संख्या आ जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ पर देखिए घातांक करने का प्रश्न है। पूछा गया सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो दोस्तों जब भी इस टाइप के सवाल हो, सबसे पहले देखो ये करणी में लिखा हुआ है 4, यहाँ पे करणी मान लो 2 लिखी, कुछ नहीं लिखा होता 2 माना जाता है। तो इसको देखो सबसे पहले हम 5 लिखेंगे, इससे करणी को 3 हटाएंगे तो 5 की पावर 1/3 लिख देंगे। यहाँ पर 11 की पावर 1/4 आएगा, और यहाँ पर हमारा 6 की पावर 1/2 आएगा। ये आपको पता होगा करणी किस तरीके से हटाई जाती है। अब इसके बाद जो इसका हर लिखा है ना, जो पावर आया, इनका एलसीएम ले लेंगे।
3 4 2 का एलसीएम दोस्तों 12 आएगा। जो एलसीएम आएगा इसमें से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 3 चौको 12 आएगा, यानी 5 की पावर 4 यानी 25 गुणे 25 आएगा। तो 25 गुणे 25 आपका 625 हो जाएगा। यहाँ पर 4 त्रिका 12 यानी 11 गुणे 11 यानी 121। 121 गुणे 11 करेंगे तो आपका 1331 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 छः का 12 यानी 36। 36 गुणे 36 ये आपका आ सकता है, 6 की पावर 6 है ना, तो 36 गुणे 36 गुणे 36 ये कहीं आएगा। आपको दिख रहा है सबसे ज़्यादा वैल्यू इसी की आएगी। तो पूछा क्या गया था, सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी संख्या आपके ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना है। वैसे भी आपको दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा गुणा करने पर यही मान आएगा, तो सबसे बड़ी संख्या आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। यदि अंश को 4 से घटा दिया जाता है और हर को 2 से बढ़ा दिया जाता है तो हर अंश का 4 गुना हो जाता है, भिन्न ज्ञात करिए। देखिए ऐसे सवालों को आप ऑप्शन से लगा सकते हैं। सबसे पहले बोला है भिन्न का जो अंश है हर से 3 कम है, तो देखिए अंश और हर में डिफरेंस 3 का कहाँ पर है, तो आप देखेंगे यहाँ तो 4 का है, यहाँ पर 1 का है, यहाँ पर 1 का है, यानी यही ऑप्शन में 7 और 10 में 3 का अंतर आपको दिख रहा है और किसी नंबर पे नहीं दिख रहा है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, बाकी आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा इन्होंने बोला था कि हर में से अगर 3 कम करते हैं, ठीक है ना, अंश उसके हर से 3 कम है। यदि अंश को 4 घटाते हैं, अंश में 4 घटाएंगे, 7 में से 4 घटाएंगे, इसके बाद हर में 2 बढ़ाएंगे, हर में 2 बढ़ाएंगे यानी 10 2 12 हो जाएगा। यानी दोस्तों ये 3/12 आएगा, काटेंगे 1/4। वही लास्ट में बोला है हर जो है अंश का 4 गुना हो जाता है। बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बेहतरीन सवाल है, लिखा हुआ है 39 को 2 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग का 7 गुना तथा दूसरे भाग के 9 गुने का कुल योग 299 हो। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आपको ऑप्शन से लगाना है। ऑप्शन देखिए, हमें ये दो भाग जो आंसर में आ रहे हैं ये हमें नहीं पता कि पहला कौन सा है दूसरा, लेकिन 2 भाग हैं, चलो ये हमको नहीं पता है, कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पर बोला है ना पहले भाग का 7 गुना, अगर इसका हम 7 गुना करेंगे, इसका मान लो 9 गुना करते हैं, 7 गुना करोगे तो इसमें इकाई के अंक में 0 आएगा, इसका इकाई के अंक में 1 आएगा, 0 1 जोड़ने पे क्या लास्ट में 9 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। अगर हम मान लेते हैं कि ये वाली संख्या का 9 गुना करते हैं, इसका 7 गुना करते हैं, हमें ये नहीं पता ना कि पहला भाग कौन सा है, हो सकता है भाग आगे पीछे दिए हो, ठीक है ना। तो अगर मान लो इसका अगर हम 9 गुना करते हैं तो इकाई का अंक 0 आएगा, इसका आएगा 3, 0 3 कभी भी 9 नहीं बना पाएगा, इसलिए ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। इसको ले लीजिए, इसका 7 गुना करेंगे तो 0 आएगा, इसका करेंगे 9 गुना तो 81 यानी 1 आएगा, 0 1 जोड़ेंगे 1 आएगा। अगर इसका 9 गुना करते हैं इसका, तो यहाँ पर आएगा, इसका अगर करते हैं 9 गुना, इसका 7 63 यानी 3 आएगा। 3 और 1 तो कभी आ ही नहीं रहा इसमें, देखो, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं। चलो इसको पहले 7 गुना करेंगे, 7 त्रिका 21, इकाई का अंक आएगा, और यहाँ पर इसका 9 गुना करेंगे, 9 छक्का 54 यानी 4 1 5। चलो ये तो नहीं आ रहा है, अब हम उल्टा करते हैं, इसको 9 गुना करते हैं तो 9 त्रिका 27 यानी इकाई का अंक 7 आएगा। ऐसे ही चेक करना पड़ेगा, जब भी आपको इस टाइप के सवाल आएंगे ना तो दोनों तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा। पहले इसको 7 गुना किया, 9 गुना नहीं आया, अब इसको करेंगे 9 गुना, इसको करेंगे 7 गुना, तो 9 गुना करने पर इकाई का अंक 9 त्रिका 27 आएगा, और यहाँ पर 7 गुना करेंगे 7 छंग 42, जोड़ने पे देखो 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस यही वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, 13 और 26 यानी ऑप्शन नंबर सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है ना। जहां पे आपको इकाई का अंक देखो, ये पूरा नहीं सॉल्व करना है, आपको लास्ट में फोकस करना था कि 9 हमें लाना है, 9 कहाँ पर आएगा, बस वही आपका हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी इसमें भी करेंगे ना तो इसमें भी आपका नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए पूछा गया है कोई कार ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा करती है और बी से ए तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से करती है। संपूर्ण यात्रा में कार की औसत रफ्तार बताइए। औसत रफ्तार यानी एवरेज पूछा गया है। एवरेज स्पीड का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, जब डिस्टेंस सेम होता है तो इसका सीधे एक फार्मूला होता है 2xy अपान x प्लस वाई, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो कुल मिला के 2x, पहले वाली स्पीड 40 है और दूसरे वाली की 60 है, 60 40 जोड़ेंगे 100 आएगा, 0 0 काट सकते हैं, और 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, अछंग 48 किलोमीटर प्रति घंटा। सिंपल सवाल था, तो इस तरीके से इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 20 अंक अधिक हासिल किए और उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग का 55% थे। उन दोनों ने कितने अंक प्राप्त किए? बेहतरीन सवाल है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो देखो पहले सवाल को अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 20 अंक अधिक हासिल किए। चलो हम मान लेते हैं कि पहले वाले छात्र ने अगर x अंक प्राप्त किया है तो दूसरे वाले ने 20 अधिक यानी x + 20 अंक अधिक प्राप्त किए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है उसके अंक यानी जो अधिक प्राप्त किया है, इसी की बात कर रहा है, यही आपको समझना था। जो व्यक्ति 20 अंक अधिक प्राप्त किया है उसी की बात कर रहा है। उसके जो अंक हैं यानी इसके जो अंक हैं उन दोनों के अंक, पहला ये था दूसरा ये था, इन दोनों को जोड़ेंगे यानी दोनों के अंक के योग का 55% यानी 55/100। यही चीज आपको समझना था, बस आपका सवाल समझो फिर लग गया। अब इसको काट लीजिए, 5 × 5, यहाँ पर आपका है 20। अब 20 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो आपका 20x + 400 आएगा बराबर, यहाँ पे 11 का मल्टीप्लाई करेंगे x 2x हो जाएगा, यानी आप कहेंगे 22x आएगा। 11 दूनी 22x होता है, प्लस यहाँ पर आए 11 0 0, 11 दूनी 22, इतना आपका आ जाएगा। अब आप इसको इधर ले आएंगे तो इधर बचेगा 2x, इसको इधर माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 0 और यहाँ पर आएगा 10 में 2 गया 8, 3 में 2 गया 1 यानी 180 आ जाएगा। ठीक है ना। अब x की वैल्यू कौन नहीं निकाल पाएगा? x की वैल्यू 90 आ गई, यानी 90 110 होना चाहिए। 90 110 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, बस इसकी लैंग्वेज थी। जहाँ पे लिखा हुआ था ना उसके अंक, यानी ये जो 20 आया था इसी की बात कह रहा था वो। इन दोनों के योग का 55% है। अगर आप लैंग्वेज समझ लेंगे तो फिर आप सवाल जल्दी से लगा लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक आदमी अपनी आय का 68% खर्च करता है और बाकी की बचत करता है, वह अपने खर्च का कितना प्रतिशत बचत करता है? अब देखिए आय 100% होती है, अगर 68% खर्च करता है तो बचत कितनी करता होगा? तो आप कहेंगे बचत जो है आपकी वो 32% होगा। कितना भाग होगा? 32%। सीधी सी बात है, 68 32 100 होता है, अगर 68 खर्च करेगा तो 32 की बचत हो रही होगी। प्रश्न में बोला है वह अपने खर्च का कितने प्रतिशत बचत करता है, कितने प्रतिशत यानी बचत, और अपने खर्च का कितने प्रतिशत बचत करता है। बचत का मतलब समझते हैं ना, पहले बचत लिखेंगे और खर्च का बोला है तो खर्च उसका टोटल कितना था? 68 था, यानी 32/68 लिख देंगे और इन 200, बस आपको इतना सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। 4 8 32 होता है, 4 1 कम 4, 4 7 28, यानी 17 का भाग हमें 800 में देना पड़ेगा। 17 चौको 68 होता है, यानी 4, और यहाँ पर 10 में 8 गया 2, हालांकि पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, 47 पॉइंट कुछ आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हमारे प्रश्न शुरू होते हैं, 2 पैर वाले 4 पैर वाले जानवरों की संख्या कैसे आपको निकालना है। आपके जो सिंपल समीकरण दिया हुआ है सिलेबस में, उसी के सवाल आपके इस टाइप से बनेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक फार्म में गाय और मुर्गियां हैं, यदि सिर गिने जाते हैं तो 180 हैं, टांगे गिने जाती हैं तो 420 हैं, फार्म में गायों की संख्या बताना है। चलिए इसका आंसर बताइए कितना होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका एक आपको ट्रिक बता रहे हैं। जब भी सिरों की संख्या दिया हो, पैरों की संख्या दिया हो, ठीक है ना, या तो 2 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछेगा या तो 4 पैर वाले की। तो जो दोस्तों पैरों की संख्या दी हो ना उसको पहले आधा कर लिया करो, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 पैर वाले के तो 2 ही पैर होते हैं, 4 पैर वाले के दो स्ट्रा होते हैं ना, तभी 4 पैर होते हैं। तो पहले इसको आधा कर लिया करो। सबसे पहला आपको रूल बता रहे हैं, 420 का आधा करेंगे तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, यानी 210 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 210 आ जाएगा। अब दोस्तों 210 जो आया है, जो पहले सिर दिया है ना, इसमें अगर आप सिरों की संख्या माइनस कर देंगे, समझिएगा, सिरों की संख्या अगर माइनस कर देंगे तो हमेशा 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकलती है। किसकी निकलती है? 4 पैर की निकलती है। याद रखिएगा, पहले पैर का आधा करिएगा, जितना आए उसमें से सिर को माइनस कर दीजिएगा, आपका सीधे आंसर निकलता है 4 पैर वाले जानवरों का। ठीक है ना, ये चीज हमेशा याद रखिए तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है ना। चलो, और जब ये आपके 4 पैर वाले जानवरों की संख्या आ जाए, उसके बाद आप सिरों में से इसको घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 2 पैर वाले। कौन सा आ जाएगा? 2 पैर वाले। ये भी आपको याद रखना है। डायरेक्ट पैरों का आधा किया, सिर माइनस किया तो आपके 4 पैर वाले आते हैं।
अब जो 4 पैर वाला संख्या निकाले हो और जितना सिर दिया था उसमें फिर से माइनस करोगे तो आपका 2 पैर का निकलता है। ये आपकी ट्रिक होती है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर 30 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसी टाइप का एक और प्रश्न है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पर एक आदमी के पास कुछ कबूतर और कुछ घोड़े हैं। यदि सिरों की संख्या पैरों की संख्या का रेशियो दिया हुआ है तो कबूतरों की संख्या ज्ञात करिए यदि केवल सिरों की संख्या हमें 52 दिया है। तो यहाँ पर सिरों की संख्या तो बोल दिया है लेकिन पैरों की संख्या हमें नहीं पता है और यहाँ पर अनुपात दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सिरों की संख्या यानी अनुपात में 13 की वैल्यू 52 दिया है, इसका मतलब ये इसका 4 गुना है। ये जब इसका 4 गुना है तो इसका ये भी तो 4 गुना होगा पैरों की संख्या। तो पैरों की संख्या कितनी आ जाएगी? 4 से 28, 4 त्रिका 12, 12 2 14 यानी 148 आपकी आ जाएगी। यानी दोस्तों ये आपकी पैरों की संख्या पता चल गई। कॉन्सेप्ट वही है, रूल वही है। पैरों की संख्या को पहले आधा करेंगे तो इसका आधा कितना होगा? 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 74 आएगा। अब अभी हमने क्या बताया था, जब ये आप पैरों की संख्या आधा कर लेंगे, इसमें से अगर आप सिरों की संख्या को माइनस करेंगे, सिरों की संख्या को अगर माइनस करेंगे तो ये हमेशा निकल के आता है 4 पैर वाले। किसके निकल के आते हैं? 4 पैर वाला, याद रखिएगा। अब जब 4 पैर वालों आप निकाल लेंगे उसमें से सिरों की संख्या में से अगर इसको माइनस कर दोगे तो 2 पैर वाला आपका निकल आता है। यह भी हमने आपको बताया है। तो 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, यानी यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? केवल सिरों की संख्या, यहाँ पर बोला ना कबूतरों की संख्या बताइए, तो कबूतर का मतलब 2 पैर वाले। तो 2 पैर वाले में पहले आप 4 पैर वाला निकालेंगे, फिर सिरों में माइनस कर देंगे तो आपका ये भी निकल आएगा। तो इसका राइट आंसर कितना आएगा? 30 होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ पर अच्छा सवाल है, लिखा हुआ एक बाल्टी जब पूरी तरह से पानी से भरी होती है तो उसका वजन 17 किलोग्राम है। यदि बाल्टी आधी भरी होने पर उसका वजन 13.5 किलोग्राम है तो खाली बाल्टी का वजन कितना होगा? बढ़िया सवाल है, बेहतरीन सवाल है। जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए पहले एक बाल्टी जब पूरी तरह से पानी से भरी हो, ठीक है ना, पानी पूरी तरीके से क्या भरी हो, तो हमने मान लिया कि अगर बाल्टी का वजन x किलोग्राम है, पानी का y है, पूरी तरीके से भरी है, तो उसका वजन आपका 17 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमने बाल्टी माना है। x वाला किसका है? बाल्टी का है, याद रखिएगा। ये हमारा x वाला क्या है? बाल्टी का है। और ये वाला हमने जो माना है y, ये हमारा पानी का है। ठीक है ना, ये किसका है? पानी का है, याद रखिएगा, पानी का दिया हुआ था। अब अगली लाइन पढ़िए, यदि बाल्टी आधी भरी है, इसका मतलब बाल्टी का वजन तो x ही रहेगा। जब बाल्टी आधी भरी होगी तो बाल्टी का वजन तो उतना ही रहेगा जितना होगा, लेकिन पानी का वजन आधा हो जाएगा ना, यानी y/2। अब इसका वजन मिला के 13.5 दिया हुआ है। इन्हीं को आप सॉल्व कर लीजिएगा, x से x कट जाएगा घटाने पर, y में से y/2 निकालेंगे तो आप कहेंगे y/2 आएगा। इसको माइनस कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा 10 में 5 गया 5, 4 में 3 गया यानी 3.5 आ जाएगा। यानी यहाँ पर y की वैल्यू आ गई 7, यानी 7 किलोग्राम। दोस्तों ये वजन किसका आया है? पानी का आया हुआ है। प्रश्न में बोला गया है बाल्टी का वजन कितना होगा, तो पहले दोनों का मिला के 17 किलोग्राम था। 17 किलोग्राम में 7 किलोग्राम अगर आपका पानी है तो बाल्टी का वजन 10 किलोग्राम रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ है मेरे पास x गोलियां हैं, मेरे बड़े भाई के पास मेरे से 3 अधिक हैं, यानी x + 3 है मेरे बड़े भाई के पास, जबकि मेरे छोटे वाले भाई के पास मेरे से 3 कम है। गोलियों की संख्या टोटल 15 है। तो आप कहेंगे 3 से 3 काट दीजिए, 3x = 15, तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर 5 आ जाएगा। प्रश्न में बोला मेरे पास कितनी गोलियां हैं? मेरे पास 5 गोलियां होंगी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक बस कुछ यात्रियों सहित रवाना होती है। प्रथम ठहराव पर यात्रियों का 5वां हिस्सा उतर जाता है और 40 यात्री अंदर चढ़ जाते हैं। दूसरे ठहराव पर आधे यात्री उतर जाते हैं और 30 यात्री अंदर चढ़ जाते हैं। अब यात्रियों की संख्या 70 हो गई है, तो यात्रियों की वो संख्या बताइए जिसके साथ बस रवाना हुई थी। ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से लगाइए, जल्दी से आपका सवाल लग जाएगा। चलो हम पहला ही ऑप्शन ले लेते हैं 40। हमने मान लिया कि संख्या पहले 40 थी। 40 में से लिखा हुआ है 5वां हिस्सा उतर गया, तो 40 का 5वां हिस्सा कितना होता है? 5 × 8 = 40, यानी 8 उतर गए तो कितने बचे होंगे? 32 बचे होंगे। 32 के बाद 40 और चढ़ गए, ठीक है ना। अब कितने हो गए? अब दोस्तों 72 हो जाएंगे। 72 में से लिखा है
आधे उतर जाते यानी 36, और 36 में से बोला 30 यात्री फिर चढ़ गए, तो जोड़ोगे तो क्या ये 70 आएगा? नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका पूरा पूरा गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर बी को ट्राई कर लेते हैं। 50 यात्री हैं, इसका 1/5 पांचवा हिस्सा उतर गया, तो 1/5 यानी 5 दाम 50 यानी 10 उतर गए, कितने बचे होंगे? 40। अब उतरने के बाद 40 फिर चढ़ गए, 40 फिर चढ़ गए, तो अब आपके हो गए 80, 80 हो गए ना। दूसरे ठहराव पर बोला है फिर आधे यात्री उतर जाते हैं, आधे उतर गए यानी 40 बचे, फिर से 30 अंदर घुस गए हैं, तो 30 फिर से जुड़ेंगे इसी में, तो अब टोटल कितने हो गए? 70। यही प्रश्न में बोला है 70, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको समय बचाना है, ऐसे जहां आपको ऑप्शन से लगे तो वहां ऑप्शन से लगाइए, जहां बेसिक से लगे बेसिक से लगाइए, और जहां ट्रिक से लगे वहां ट्रिक से लगाइए। ये सब आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा कि कौन सा चीज़ कहाँ पे यूज करना है। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, कैलेंडर का है। 19 फरवरी 2018 को सोमवार है, तो 19 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टाइप के सवाल। एक कैलेंडर का समय दे के दूसरा पूछता है, ऐसे सवाल पेपर में बहुत आते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर 19 अप्रैल है, यहाँ पे 19 फरवरी है, तो सबसे पहले हम 19 फरवरी से 19 अप्रैल तक पहुँचते हैं। तो देखिए फरवरी हमारा 28 दिन के होगा, है ना, तो 19 फरवरी हो चुका है, इसका मतलब फरवरी के 9 दिन बचे होंगे। फरवरी के बाद मार्च आएगा, मार्च के बाद अप्रैल आएगा, और अप्रैल में हमें 19 तक ही लेना है। अब आप निकाल लीजिए इसमें विषम दिन हमारे कितने होंगे, 7 का भाग देते हैं ना, तो 7 दूनी 7 एकम 2 आएगा, 7 चौक 28 3 आएगा, 7 दूनी 14 5 आएगा, यानी 5 3 8 2 10, यानी 3 दिन आपके एक्स्ट्रा आए। रिमाइंडर में कितना ऑड डे आएंगे? 3 आएंगे, ठीक है, 3 दिन एक्स्ट्रा आए। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि 19 अप्रैल 2018, ठीक है ना। अब सोमवार से दोस्तों 3 दिन आगे बढ़ा देंगे, तो मंगलवार बुधवार यानी गुरुवार, यानी आप ये कह सकते हैं इस दिन आपका दिन कौन सा रहा होगा? गुरुवार रहा होगा, ठीक है ना। अब हमसे पूछा गया है 19 अप्रैल 2019, यानी एक दिन, एक साल आगे और पूछा गया है ना, 18 से 19 एक साल होगा, और एक साल हमारा साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष होता है, नॉर्मल ईयर होता है, तो उसमें एक और डे और बढ़ जाता है, यानी गुरुवार से अगला दिन हमारा शुक्रवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, इसी में से एक दिन और आगे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको लगाना था, सिंपल सवाल था, लग गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार था, तो 15 मार्च 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था? बढ़िया सवाल है। देखिए सबसे पहले इसको भी वैसे लगाएंगे, 22 फरवरी से पहले हम इसको 15 मार्च तक ले चलते हैं, तो 22 फरवरी का, अभी फरवरी कितना दिन बचा है? 22 6 28, यानी फरवरी का 6 दिन बचा है। फरवरी के बाद आपका मार्च, तो क्वेश्चन में बोला ही है 15 मार्च, 15 6 21 होता है, 7 से भाग देंगे, यानी यहाँ पर जीरो आएगा। कितना आएगा दोस्तों? जीरो आएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो 15 मार्च 2002 को यानी जीरो ही जोड़ेंगे ना, तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा, यानी शुक्रवार ही होगा। क्या होगा? शुक्रवार। यानी हम ये कह सकते हैं कि 15 मार्च 2002 को शुक्रवार था, ठीक है ना। अब प्रश्न में बोला गया 15 मार्च 2008। अब देखो ये तो दोनों सेम है, इनसे कोई मतलब ही नहीं है। अब सीधे देखो 2002 से लेकर 2008 के बीच में हमारे कितने विषम दिन होंगे, कितने हमारे लीप ईयर आ रहे हैं। तो देखिए 2004 और 2008 भी तो आपका लीप ईयर होगा, क्योंकि फरवरी क्रॉस कर जा रहा है ना, मार्च आया है, तो इसका मतलब फरवरी इसमें 29 की इंक्लूड हो जाएगी। तो 2004 2008, ठीक है ना। वैसे तो आपके 8 में से 2 घटाएंगे, 6 साल हो रहे हैं। 6 साल में दोस्तों आपके 2 लीप ईयर भी तो होंगे, तो 2 इसमें और जोड़ देंगे। एक लीप ईयर में 2 दिन होते हैं, और साधारण में एक दिन होते हैं। तो 6 2 8 आएगा, 7 से भाग देंगे, तो रिमाइंडर इसका 1 आएगा, यानी एक दिन इसी से बढ़ा देंगे, यानी शुक्रवार से एक दिन आगे बढ़ाएंगे, तो आंसर आएगा शनिवार। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या होगा? शनिवार होगा। इस तरीके से आप लगा सकते हैं तेजी से, कोई इसमें विशेष दिक्कत की बात नहीं होगी। उम्मीद है दोस्तों ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा। जैसे भी लगा दोस्तों कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।